बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। आप सबने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले या पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे या ये समझेंगे कि हमको पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों है। तो हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आज की समय पे अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। आज की डेट में हम लोग 118 एलिमेंट्स के बारे में पहले से जानते हैं, इतने नोन एलिमेंट्स हैं। अब अगर मान लो बोला जाए कि सभी 118 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ो, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल के लिए बोल दिया कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो गए, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, स्कैंडियम, जिंक, लैंथेनम, सीरियम, इस तरीके से मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिया और अब बोला जाए हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ो, हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, आप किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। पॉसिबल नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर हम हर एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जाएं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हमारे लिए वो एक प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो हमारे पास टोटल 118 चैप्टर होते हर एक एलिमेंट के नाम का। लिथियम का एक चैप्टर, सोडियम का एक चैप्टर, हाइड्रोजन का एक चैप्टर, हीलियम का एक चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या किया गया, एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है वो एक जगह पे आ जाए, एक ग्रुप में आ जाए। तो पीरियोडिक टेबल का नीड क्या है अगर कोई पूछता है तो आंसर ये है कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का स्टडी करना डिफिकल्ट है। ये मत बोलना कि पॉसिबल नहीं है। हर एक एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ना डिफिकल्ट है। इसलिए एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया कि वो एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो एक ग्रुप में आ जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला कुछ एलिमेंट्स मैंने ले लिया रैंडमली, ऐसे मैं एलिमेंट्स की मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिख दिया। मैंने बोला मान लो ये सब एलिमेंट्स है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ो, डिफिकल्ट काम है। किसी ने बताया कि ए, सी और ई का प्रॉपर्टी सेम है, तो हमने क्या किया, एक ही ग्रुप में ए को, सी को और ई को रख दिया। किसी ने बताया कि बी, डी, एफ, जी का प्रॉपर्टी सेम है, तो हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें हमने एक साथ रख दिया बी को, डी को, एफ को, जी को। किसी ने बताया एच का प्रॉपर्टी अलग है तो उसको एक अलग रख दिया। अब उससे क्या हुआ, हमको हर एक एलिमेंट ना पढ़ने के बदले में हमको ये 3 ग्रुप पढ़ने से काम चल जाएगा। तो ये मेन पर्पज है पीरियोडिक टेबल का कि एलिमेंट्स को कुछ ऐसे अरेंज करो कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो एक ग्रुप के अंदर आ जाए। और आज की डेट में कितने एलिमेंट्स नोन है, 118। उसमें से कुछ नेचुरल है और कुछ मैन मेड है, मतलब कि लैब में बनाए गए, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, टोटल 118 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखा गया 94 नेचुरल प्लस 24 सिंथेटिक। आज की डेट में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, 24 एलिमेंट सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जिनको लैब में बनाया गया है। ठीक है, कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं जो बहुत कम होने के बाद लैब में बनाए जाते हैं, मतलब कोई नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करता है और उसकी हमको जरूरत है तो फिर हम उसको लैब में सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो एक ब्रॉड कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 94 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, 24 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैन मेड है, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है। टोटल 118 एलिमेंट्स आर नोन एंड इट इज वेरी
difficult to study the physical and chemical properties of each element individually. Hence, elements are arranged in such a manner that elements having similar properties belongs to same group. ये हो गया पीरियोडिक टेबल के होने का मेन पर्पज। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, उसका मेन कारण यहाँ पर इन कुछ लाइनों में समझा दिया गया है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। बच्चों, पीरियोडिक टेबल समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री में कैसे कैसे डेवलप होता गया। अब देखो, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है। किसी ने कुछ बताया, फिर उसमें कुछ कमियां निकली तो अगले साइंटिस्ट ने उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया, कुछ नया कंसेप्ट दिया, फिर उसमें कुछ डिमेरिट्स हुए तो अगले साइंटिस्ट ने उसमें नया इम्प्रूवमेंट किया। इस तरीके से धीरे 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 करके हमको आज वो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है जो आप देखते हैं, आप जिसको पढ़ते हैं। लेकिन डायरेक्टली वो पीरियोडिक टेबल नहीं आया है जो आपने देखा है, आपने पढ़ा है, या आपने कभी किसी इधर उधर बुक में देखा होगा। तो हमको पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री समझना है। हिस्ट्री में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, जिससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें से उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का पर्पज क्या था, अपने को मेन पर्पज था कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक साथ आ जाए, एक जगह पे आ जाए। उसमें सबसे पहला काम किया डोबराइनर ने, और इसको नाम दिया गया डोबराइनर्स ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या? ट्रायड मतलब 3, ग्रुप ऑफ 3। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ट्रायड क्या है, तो ट्रायड मतलब सिंपल सा एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, ये ट्रायड का मतलब हो गया। अब हम बात करें डोबराइनर्स ट्रायड का, तो ऑब्वियस है कि जो ग्रुप होगा 3 एलिमेंट्स का होगा, और उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। सेम नहीं, सिमिलर, मिलती जुलती, क्योंकि 100% मैच तो कभी नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, इसलिए सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम नहीं बोल रहा हूँ। तो ट्रायड मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डोबराइनर्स ट्रायड मतलब कि ग्रुप ऑफ क्या बोल सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स having similar properties, having similar properties is called ट्रायड, या फिर डोबराइनर्स ट्रायड, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ट्रायड नाम से आप पता कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा। अब यहाँ एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर डोबराइनर ने बताया। क्या बताया, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ट्रायड है, हम मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायड है, तो ऑब्वियस ट्रायड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 होंगे। मान लो 3 एलिमेंट्स हो गए, ए, बी और सी। इनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ट्रायड है और इस ट्रायड में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी। इनको मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे यहां पर बी, इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक mass of B is approximately equal to atomic mass of A plus atomic mass of C
डिवाइडेड बाई 2। डोबराइनर ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, जिसको हम ट्रायड बोलते हैं, तो ट्रायड में क्या होगा, जो बीच में एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली एवरेज आए जरूरी नहीं है, इसलिए यहां पर अप्रोक्सीमेट का साइन बनाया गया। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व हुआ यहां पर कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट of triad, atomic mass of middle element of triad is approximate average of atomic masses of first and third elements of triad। क्या बोला गया, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है, ऑफ ट्रायड इज अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड। ठीक है, इट इज द एवरेज। क्लियर हो गया बात इतना। ये ट्रायड में एक पिक्यूलर कैरेक्टर ऑब्जर्व हुआ। अब देखो ट्रायड को हम पहचानेंगे कैसे, ये तो हो गया ट्रायड होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए यहां पर मैं एक ट्रिक पढ़ा रहा हूं, ट्रिक टू आइडेंटिफाई ट्रायड। ट्रायड को हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जब आप आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो आपको ये ट्रिक ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पॉइंट लिखवा देता हूं। ठीक है, कि 3 एलिमेंट्स, ट्रायड है तो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस पर बेस्ड ट्रिक है। वो आपको तब ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन ट्रिक मैं पहले पढ़ा देता हूं, जब इसको सेकेंड टाइम देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग इक्वल डिफरेंस in their atomic numbers are three elements of same group having equal difference in their atomic number are the part of ट्रायड। 3 एलिमेंट होने चाहिए सेम ग्रुप के और उनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ट्रायड बना लेंगे। ऐसा इसलिए यहां पर हो जाता है क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इक्वल होगा तो एटॉमिक मास इस तरीके से होगा कि मिडिल वाले का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट एवरेज आ जाएगा।
जैसे मान लो यहां पर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लो मैंने बोला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। तो यहां पर इन दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है? 8 का। डेल्टा जेड मतलब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है? 8 का। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायड हो जाएगा, ये ट्रायड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रायड। दूसरा मान लो मैं यहां लेता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है 17 और इसका है 35। एक ही ग्रुप के हैं तीनों, लेकिन यहां पर डिफरेंस कितने का है एटॉमिक नंबर के बीच में? 8 का। और यहां पर कितने का है? 18 का। तो यहां पर क्या है? डिफरेंस है तो तीनों एक ही ग्रुप के, लेकिन एटॉमिक नंबर का डिफरेंस फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में 8 का है और क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में 18 का है। तो क्या ये ट्रायड होगा? तो आंसर है ये ट्रायड नहीं होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक नंबर है 35 और आयोडीन का है 53। अब इसको याद नहीं रखना है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा, अभी सिर्फ समझना है। अब यहां पर इन दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में? डेल्टा जेड मतलब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 18। ब्रोमीन और आयोडीन के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 18। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या सेम ग्रुप के हैं? आंसर बिल्कुल हाँ सर, दोनों सेम, ये तीनों सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस भी इक्वल है, इसलिए ये ट्रायड हो जाएगा, इसलिए ये ट्रायड हो जाएगा। तो ट्रायड कैसे पहचानना है आप समझ चुके होंगे। आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए, आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए जिनके जो सेम ग्रुप के हो और जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस इक्वल हो, वो ट्रायड हो जाएंगे। फिर बोलता हूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों एक ही ग्रुप के हैं, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इक्वल है, मतलब ये ट्रायड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो सेम ग्रुप के, लेकिन यहां डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए ट्रायड नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों सेम ग्रुप के हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों सेम ग्रुप के, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और इनमें डिफरेंस भी एटॉमिक नंबर का कितना है? इक्वल है, 18 का डिफरेंस है। सेम ग्रुप, इक्वल डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, ट्रायड। ऐसा इसलिए, ध्यान से समझिएगा, सेम ग्रुप के हो गए तो प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गए, और जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में बीच वाले का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का अप्रोक्सीमेट एवरेज हो जाएगा। जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम होगा तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का अप्रोक्सीमेट एवरेज हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां पर आपको ट्रिक एटॉमिक नंबर से पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, जो आज के डेट में हम कंसेप्ट जानते हैं पीरियोडिक टेबल का, वो एटॉमिक नंबर पर ज्यादा बेस्ड है, एटॉमिक मास पर कम। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आया उसके पहले तक एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ही नहीं था। हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे मोज़लेस एक्सपेरिमेंट। मोज़ले फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया, उसके पहले तक एटॉमिक मास में ही सारी कहानी थी। फिर वहां से एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और फिर उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो आप देखते हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान से समझना कि
डॉबर ने या मोज़ले एक्सपेरिमेंट के पहले तक, मैं आगे पढ़ाऊंगा मोज़ले एक्सपेरिमेंट, उसके पहले तक जितनी कहानी है सब एटॉमिक मास पर बेस्ड है। लेकिन हम जो आज की डेट में कंसेप्ट समझते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाता है एटॉमिक नंबर से। इसलिए ट्रिक जो है वो आज के कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन ट्रायड का कंसेप्ट एटॉमिक मास पर बेस्ड है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, एक ट्रायड है जिसमें 3 एलिमेंट ए बी सी है, ध्यान से सुनना, इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और क्या देखा गया कि बीच वाले का एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास लिखा है, फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का अप्रोक्सीमेट एवरेज होगा। बार बार एटॉमिक मास की बात हो रही ना, ये एक ट्रिक का पार्ट है जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ट्रायड के टाइम पर एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है, आप इसको नोट करिए। बच्चों अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, डॉबराइनस ट्रायड। ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, तो देखो 2 नाम आते हैं, एक आता है ऑक्टेव और एक आता है ऑक्टेट। ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टेट मतलब 8। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मेरा क्लास में पोजीशन 8th है, वो ऑक्टेव बोलेगा अगर इसमें से सेलेक्ट करना हो। किसी ने बोला कि मेरे इस टेस्ट में 8 मार्क्स आए, 8, ऑक्टेट बोलेगा। किसी ने बोला कि ये फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट से मैच करता है, ऑक्टेव बोलेगा, ऑक्टेव। किसी ने बोला कि एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, तो ऑक्टेट। 8 एंड 8th का खेल है। ऑक्टेव यहां पे पढ़ना होता है, ऑक्टेट रूल हमको पढ़ना होता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पे हमने क्या लिखा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल मतलब 8th। इसका मतलब है कि अगर अपन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट, ऑक्टेव बोला गया ना, ऑक्टेव, तो अगर हम एलिमेंट्स को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। और यहां पे आप 2 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको आगे काम आने वाला है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ एटॉमिक मास ही है। और दूसरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए। वैसे हीलियम डिस्कवर हो गया था, बट अपन उस पॉइंट पर भी नहीं जाएंगे। सीधा 2 पॉइंट ध्यान रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एटॉमिक नंबर की बात नहीं करना। क्या बोला मैंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले एटॉमिक नंबर की बात नहीं करना। और दूसरा मैंने क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले नोबल गैसेस की बात नहीं करना। ठीक है, इन 2 बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका कहानी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या बोला गया ऑक्टेव रूल में कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन every 8th element, 8th that is octave, 8th element will have similar properties। जैसे मान लो मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, यहां पर सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या, नियॉन नहीं, नियॉन नहीं। मैंने क्या बोला, मॉडर्न के पहले नोबल गैस नहीं, मॉडर्न के पहले एटॉमिक नंबर नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नियॉन नहीं बोलने का, मॉडर्न नहीं आया अभी, नियॉन नहीं आया अभी, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियॉन आता है, तो नियॉन रखना नहीं यहां पर क्योंकि अभी इस टाइम पे डिस्कवर ही नहीं हुआ है।
इस टाइम पे नियॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है, तो फिर कौन आ जाएगा? सोडियम। तो अब मैं वहां पे सोडियम ना लिख करके इसके नीचे लिख रहा हूं, जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नोबल गैस नहीं डिस्कवर हुआ, अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन आता है यहाँ पर? पोटेशियम। आगे आगे लिखना चाहिए, मैं जानबूझकर ऐसे लिखते जा रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20 और उसके बाद स्कैंडियम 21। सर आपने एटॉमिक नंबर का नाम ले लिया, हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर से, लेकिन कोई पूछे तो बोलेंगे नहीं एटॉमिक नंबर से सोच रहे हैं, बोलेंगे ही एटॉमिक मास से सोच रहे हैं, भले मुझे एटॉमिक मास नहीं याद है। मतलब कुल मिलाकर बेवकूफ बनाने का काम है। पूरी कहानी एटॉमिक मास की है, लेकिन हम एटॉमिक नंबर से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नोबल गैसेस नहीं है, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो क्या है, क्या पता चला, जरा ध्यान से देखो। लिथियम, मान लो मैंने लिथियम को बोल दिया फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, ऑक्टेव रूल में प्रूफ कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। मैंने जानबूझकर एट्थ वाले को एक साथ रख दिया था ताकि हमको इजीली दिख जाए, ये एट्थ नंबर पे है, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि मेरे लिए अब बेरिलियम फर्स्ट है, मान लो मैंने बोला बेरिलियम हमारे लिए फर्स्ट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब हमारे लिए बेरिलियम के रिस्पेक्ट में मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? एट्थ हो जाएगा कि नहीं? इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। तो क्या देखा गया कि फर्स्ट एलिमेंट से जो एट्थ नंबर पे आएगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। मैंने जानबूझकर क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एट्थ नंबर को यहां रख दिया, ठीक है। जैसे यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देख सकते हो। मैंने 8 नंबर वाले को जानबूझ करके साथ साथ में रख दिया ताकि समझना इजी हो जाए, नहीं तो ऐसे लाइन से लिख सकते थे, ठीक है। तो क्या बोला गया कि फर्स्ट एलिमेंट का एट्थ एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, इसी को बोल दिया गया ऑक्टेव रूल। अब इसके डिमेरिट्स भी बहुत सारे हैं, दो मेजर डिमेरिट्स हैं। पहला कि जैसे यहां पर ये जो ऑक्टेव रूल है वो मेनली कैल्शियम तक ही वैलिड है, ठीक है, यहां से वैलिड नहीं है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे आगे कि एल्यूमिनियम स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच नहीं करती, बोरॉन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच नहीं करती। मतलब मेनली कहां तक वैलिड है? कैल्शियम तक। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात, मान लो नोबल गैस डिस्कवर हो जाए, अब तो डिस्कवर हो चुका है आज की डेट पे, यहां नियॉन रख दिया जाए, यहां आर्गन रख दिया जाए, तो क्या लिथियम से सोडियम एट्थ नंबर पे ही आएगा? आंसर है नहीं आएगा सर। अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9। मतलब कि नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद ऑक्टेव कि फर्स्ट और एट्थ सेम है, फर्स्ट और एट्थ सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, नॉट सेम, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये बात ही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि वह उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये ठीक है, आज के अकॉर्डिंग फॉल्स है, ठीक है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिसको हम डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए डीमेरिट्स ऑफ ऑक्टेव रूल, हम दो डीमेरिट बड़े आराम से बता सकते हैं। फर्स्ट डीमेरिट बता सकते हैं कि ऑक्टेव रूल is not valid after the discovery of नोबल गैसेस में। डिस्कवरी होने के बाद नोबल गैसेस के ऑक्टेव का नोनेब बन जाएगा, एट्थ का नाइन्थ बन जाएगा। सेकेंड कि कहां तक
बहुत परफेक्टली वैलिड है कैल्शियम तक, स्कैंडियम से परफेक्टली वैलिड नहीं है। तो सेकेंड में लिख सकता हूं ऑक्टेव रूल इज नॉट perfectly valid after कैल्शियम, या फिर आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्टेव रूल इज परफेक्टली वैलिड टिल कैल्शियम। दोनों में एक ही मतलब निकलता है कि कैल्शियम के बाद परफेक्टली वैलिड नहीं है। परफेक्टली वैलिड मतलब क्या है, यहां पर आपको प्रॉपर्टी सिमिलर मिल जाएंगे, लेकिन यहां से स्कैंडियम आते ही सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको नहीं दिखेंगे 1 और 8 पोजीशन पे, ठीक है, डिसिमिलरिटीज ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए बोला गया परफेक्टली वैलिड नहीं, थोड़े बहुत तो सिमिलरिटीज रहेंगे, ठीक है ना। ये हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, आप समझ चुके होंगे। ये वैसा ही है जैसे कि म्यूजिकल स्ट्रिंग होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के बाद अगला सा 8 नंबर पे आता है। कभी ध्यान से अगर लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो आप ऐसे यहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस करा के दिखा सकता हूँ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा 8th नंबर पे है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ऑक्टेव रूल, ठीक है, आप इसको नोट करिए। बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व मतलब क्या, ग्राफ एक तरीके का। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो लोथर मेयर ने काम किया वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच का एक ग्राफ है। वॉल्यूम मतलब क्या, साइज एक तरीके से समझ लो। तो लोथर मेयर कर्व में एक्चुअल में क्या है, यहां पर ये मान लो वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहां ग्राफ प्लॉट करना है। इधर वाई एक्सिस में रखना है किसको, एटॉमिक वॉल्यूम को, और यहां पर एटॉमिक मास को। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले तक एटॉमिक नंबर का से कोई लेना देना नहीं है, पूरी कहानी चलेगी एटॉमिक मास पर। अब यहां पर सबसे पहला बात आता है भाई एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं एटॉमिक वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको इतना पता है कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सबको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब अगर यहां से हमको वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। आगे तो आप समझ चुके होंगे कि अगर मुझे एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है तो एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। इस तरीके से एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट किया गया, कुछ रटने वाली बात नहीं है, और वही एटॉमिक वॉल्यूम यहां पर रखा गया है। तो मास और डेंसिटी की मदद से एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटम का वॉल्यूम फाइंड आउट किया गया, ठीक है। और जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ध्यान से देखिएगा। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, रफ डायग्राम जिससे हमारा काम चल जाएगा। इस तरीके से कुछ,
यहां पर ये हो गया लिथियम, यहां हो गया सोडियम, यहां हो गया पोटेशियम, इधर हो गया रुबिडियम और इधर हो गया सीजियम। ठीक है, अब इसको ध्यान रखने के लिए एक अपने पास सिंपल तरीका भी है। कैसे ध्यान रखेंगे? हम क्या करेंगे कि ये एक ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बना लिया। अब ऊपर यहां पर रख दो सोडियम को। किसको रख दो? सोडियम को। सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। उसके पहले सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। तो उसके आगे रख दो, बाद में आएगा। सोडियम से पहले कौन आता है? नियॉन। नियॉन तो डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो उसके पहले कौन आता है? फ्लोरीन रख दो। देखो, अगर हम एटॉमिक नंबर है, पूरा खेल किसका है? एटॉमिक मास का, लेकिन हमारा पूरा ट्रिक बेस्ड होगा एटॉमिक नंबर पर। मैंने क्या बोला? हमारा ट्रिक बेस्ड होगा एटॉमिक नंबर पर, लेकिन है खेल किसका? एटॉमिक मास का। ठीक है, हमने क्या किया? एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखा। सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन, मतलब सोडियम लिख दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 11 एटॉमिक नंबर से पहले नियॉन। नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ, मैंने पहले बोल दिया। नियॉन से पहले 10 एटॉमिक नंबर से पहले फ्लोरीन 9 नंबर, तो यहाँ पे 9 नंबर का रख दिया। नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, होता तो यहाँ कहीं आ जाता। सोडियम 11 नंबर, और फिर सोडियम के बाद अगला 12 नंबर पे कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को लोथर मेयर कर्व में रख लेंगे। फिर बोलता हूं, आप ऐसे ग्राफ बना लो। सबसे ऊपर रख दो किसको? सोडियम को। सोडियम रख दिया। एटॉमिक नंबर 11। 11 से आगे क्या आता है? 12। किसका है? मैग्नीशियम। तो 12 से 11 से आगे रख दिया 12 नंबर का एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम। 11 से पहले कौन आता है? 10 एटॉमिक नंबर। नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ, छोड़ दिया। 10 से पहले कौन आता? फ्लोरीन, रख दिया 9 नंबर। क्लियर हो गया बात इतना? तो यहां पर मैंने क्या दिया? देखो, सोडियम रख दिया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे। अब इसके पहले यहां पर मैंने रख दिया फ्लोरीन। यहां पर क्या रख दिया? फ्लोरीन। तो ऐसे ही यहां पर अगले वाले नंबर पोजीशन पे यहां रख दूंगा क्लोरीन। ऐसे इसके आगे यहां पर रख दूंगा ब्रोमीन, और ऐसे इसके आगे यहां रख दूंगा आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से आगे रखना हो मुझे। सोडियम के आगे कौन आता है? मैग्नीशियम। देखो, मैंने यहां आगे मैग्नीशियम रखा है, तो मैंने यहां रख दिया मान लो मैग्नीशियम। तो यहां मैं रख दूंगा किसको? मैग्नीशियम का कौन आता है? कैल्शियम। यहां पर किसको रख दूंगा? स्ट्रोंशियम। यहां किसको रख दूंगा मैं? बेरियम। तो मैंने क्या किया यहां पर? देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन से आगे यहां क्लोरीन, मैं यहां पर ऐसे रख देता हूं। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया यहां पर क्लोरीन, ये हो गया यहां पर ब्रोमीन, और ये हो गया यहां पर आयोडीन। ठीक है, यहां पर मैंने रख दिया सोडियम। सोडियम से आगे यहां पर क्या था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम। इस तरीके से रख दिया। अभी अगर आपको मॉडर्न पीरियड टेबल नहीं याद है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक बार मॉडर्न पीरियड टेबल आपको समझ में आ जाएगा, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल समझ में आ जाएगा, तो जब आप सेकेंड टाइम इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आपको पता चलेगा कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ही ग्रुप के हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ही ग्रुप के हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, और यहां इसका जो बॉटम है, इसमें यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। यहां पर कौन से एलिमेंट्स थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। और यहां जो एक कर्व मिला, इसी को बोला जाता है लोथर मेयर कर्व। क्या करना है? ऐसे पीक बनाते जाना है। ऊपर सोडियम रख दो, सोडियम से आगे पोटेशियम, पोटेशियम से आगे रुबिडियम, रुबिडियम से आगे सीजियम। सोडियम के आगे क्या रखना है? यहां पर मैग्नीशियम। यहां मैग्नीशियम रख दो। देखो, सोडियम से आगे मैग्नीशियम रख दिया। मैग्नीशियम के आगे अगले वाले आइडेंटिकल कॉलम पे कैल्शियम,
आइडेंटिकल पोजीशन पे स्ट्रोंशियम, उसके आइडेंटिकल पे बेरियम। सोडियम से पहले क्या रखा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के आइडेंटिकल अगले वाले पे क्लोरीन, क्लोरीन के आइडेंटिकल अगले वाले पे ब्रोमीन, ब्रोमीन के आइडेंटिकल नेक्स्ट वाले पे आयोडीन, और सबसे नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बन गया लोथर मेयर कर्व। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या पिकुलर कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। हमें क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो जो दिख रहा है उसको नोट करते जाते हैं। जैसे पीक पे कौन है, इस ग्राफ के पीक पे, मतलब कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे, इस ग्राफ के पीक पे कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके अब ऐसे जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चलूंगा, ऐसे ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा, तो ये क्या होगा, असेंडिंग आर्म होगा, ऊपर जाने वाला। ये क्या होगा, डिसेंडिंग, नीचे जाने वाला। तो यहां पर असेंडिंग आर्म में, असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म में कौन ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फ्लोरीन, फिर कौन है, क्लोरीन, फिर कौन है, ब्रोमीन, फिर कौन है, आयोडीन। नीचे आ रहे हो, नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो मैग्नीशियम, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग आर्म, इसको क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग आर्म। तो नीचे की तरफ कौन है, यहां देखो डिसेंडिंग आर्म में मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, यहां पर स्ट्रोंशियम, और यहां पर बेरियम। और सबसे लास्ट में जो नीचे का मिनिमा है, मिनिमा भाई, ये ऊपर वाला मैक्सिमा, ये वाला मिनिमा। और ये देखो चौड़ा है, ब्रॉड है, देखो ऐसे शार्प नहीं, जैसे ये वाला क्या है, शार्प है, पीक कैसा है, शार्प है, लेकिन ये मिनिमा कैसा है, ब्रॉड है, चौड़ा है। तो यहां पर ब्रॉड मिनिमा में, ब्रॉड मिनिमा, यहां पर कौन है, तो आंसर है यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। रटना कुछ नहीं, सब कुछ लॉजिकल है। पीक पे कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पीक मतलब टॉप मोस्ट, ऊपर चढ़ो, असेंडिंग पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिसेंडिंग पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कितना इजी है, और सारे आंसर यहां पर है। देखो पीक पे कौन है, सोडियम, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक ग्रुप के। अगर नहीं पता है आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, तो आगे पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि सोडियम के ग्रुप में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। असेंडिंग ऊपर चढ़ते हुए पे कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ग्रुप के सारे नाम ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे चढ़ते हुए, नीचे की तरफ उतर रहे हैं, सॉरी, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आएंगे तो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग। रटना नहीं है, यहाँ पीक पे, यहाँ पे पीक पे रखो सोडियम को, सोडियम के पहले 10, नियॉन है नहीं, उसके पहले 9 फ्लोरीन, 11 के बाद मैग्नीशियम। आंसर सारा यहीं पर, पीक पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। असेंडिंग ऊपर चढ़ते हुए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डिसेंडिंग नीचे उतरते हुए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और सबसे नीचे यहाँ पर है कौन, ब्रॉड मिनिमा पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्या दिखाई दिया कि इस ग्राफ में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आइडेंटिकल पोजीशन पे होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आइडेंटिकल पोजीशन पे होंगे। जैसे जो पीक पे है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, सोडियम का प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करेगा, पोटेशियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का सीजियम से। फ्लोरीन का, अब देखो जो असेंडिंग में है, जैसे फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। डिसेंडिंग में जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा सकता है लोथर मेयर कर्व में, कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन पर है कर्व के अंदर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इन लोथर मेयर कर्व, इन लोथर मेयर कर्व elements
having similar properties, elements having similar properties are present in identical positions. Elements having similar properties are present in identical positions. आइडेंटिकल बोल सकते, सेम पोजीशन भी नहीं बोल सकते। इस पीक का आइडेंटिकल ये है, क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। सेम पोजीशन थोड़ी है, अलग अलग पोजीशन है, बट आइडेंटिकल है। पीक आइडेंटिकल हो गया, असेंडिंग अगले असेंडिंग का आइडेंटिकल हो गया, डिसेंडिंग सारे आपस में आइडेंटिकल हो गए। फाइनली कंक्लूड करें तो लोथर-मेयर कर्व क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? डेंसिटी से। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे। कर्व कैसा है आपने पैटर्न देख लिया। याद करने के लिए ऐसे ग्राफ बनाओ, ऊपर सोडियम रखो, उसके पहले 11 के पहले 10 है नहीं, 10 के पहले 9 फ्लोरीन है, 11 के बाद मैग्नीशियम 12 भी है। इससे पूरी कहानी आ गई। पीक पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, असेंडिंग पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिसेंडिंग पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से ट्रिक लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पर एटॉमिक नंबर का कोई डिस्कशन नहीं है, पूरा खेल किसका है? एटॉमिक मास का। तो कंसेप्ट एटॉमिक मास का है, ट्रिक जो है दिस इज ट्रिक। कोई भी ट्रिक जो है बेस्ड है किस पर? एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर ध्यान रखना इजी होता है। क्लियर हो गया? आप इसको नोट करें। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, फिर आप इसको नोट करेंगे, इसको नोट करने के बाद फिर आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये ट्रिक नोट करेंगे, ट्रिक के बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद नोट लिखेंगे, नोट लिखने के बाद ये फिर चारों लिख लेंगे। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो हम लोग आज की डेट में पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें हमको एलिमेंट्स ग्रुप और पीरियड में दिखाई देते हैं। तो ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट देने वाला फर्स्ट पर्सन अगर कोई था तो वो क्या थे? मेंडलीव। फिर बोलता हूं, जो हम आज की डेट में पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें आपको क्या दिखता है? वर्टिकल कॉलम्स दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। और जैसे हॉरिजेंटल रोज दिखते हैं ऐसे, उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड का जो कंसेप्ट है पहली बार अगर किसी ने दिया तो वो थे कौन? मेंडलीव। इसीलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ये भी बोला जाता है फर्स्ट वर्जन ऑफ करंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज की डेट में पीरियोडिक टेबल है उसका पहला वर्जन, पहली बार अगर किसी ने बताया तो क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था तो उस टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट लिखा गया, मेंडलीव अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आगे एटॉमिक मास आप समझ सकते हैं, in the increasing order of their atomic masses। और किस में रखा? in groups and periods। कितने ग्रुप? 8 ग्रुप्स एंड 7 periods। यहां पर ये बहुत जरूरी बात है कि मेंडलीव पीरियड टेबल में टोटल ग्रुप कितने थे? 8 थे। पीरियड्स कितने थे? 7 थे। अगर आपको ग्रुप समझना है तो बहुत सिंपल है, जैसे वर्टिकल कॉलम जो होगा वो ग्रुप होगा, हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे वो क्या होंगे? पीरियड्स होंगे। ठीक है। अब यहां पर 8 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखें, मतलब आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल देखें उसमें भी अभी भी 7 पीरियड्स ही हैं, बट ग्रुप्स का नंबर अभी 18 है, 8 नहीं है।
मेंडलीव के टाइम पर 8 ग्रुप्स थे, आज की डेट में 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स आज की डेट पे। मेंडलीव में सिर्फ 8 ग्रुप्स। जो ग्रुप्स थे उनको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया। रोमन नंबर जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, ग्रुप्स were represented by Roman numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ग्रुप थे उनको फिर से डिवाइड किया गया था सब ग्रुप में। किसको छोड़ करके? ग्रुप 8 को। मैंने क्या बोला, ग्रुप्स को रोमन नंबर में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से 8 ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रुप को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया था मेंडलीव ने। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट ग्रुप 8 वेर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब है नॉर्मल एलिमेंट्स, ए का मतलब है नॉर्मल एलिमेंट्स और बी का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेंडलीव के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप्स थे उनको सब ग्रुप में भी तोड़ा गया था, डिवाइड किया गया था, लेकिन किस ग्रुप को नहीं तोड़ा गया था सब ग्रुप में? तो आंसर 8 नंबर के ग्रुप को, लास्ट ग्रुप जो था। मेंडलीव में टोटल 8 ग्रुप्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, उसमें से हर एक को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया ए और बी में, ग्रुप 8 को छोड़ करके। क्लियर हो गया? ग्रुप की बात करें तो मैंने आपसे क्या बोल दिया कि जो वर्टिकल कॉलम होगा वो क्या होगा? ग्रुप होगा। हॉरिजॉन्टल रो जो होगा वो क्या होगा? पीरियड होगा। मैंने पहले बोल दिया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल इन विच एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहला पीरियोडिक टेबल था जिसमें एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया गया। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट क्या है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया। अब एग्जैक्टली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है वो मैं इसके आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करें। हाँ, तो बच्चों जैसा मैंने अभी आप लोगों को ये समझाया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऐसा पहला पीरियोडिक टेबल था जिसमें कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया गया। और साथ में हमने क्या देखा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ग्रुप मतलब क्या? ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। और अगर ऐसे हॉरिजेंटल रो बनेगा तो उसको हम बोल देंगे पीरियड। अब अगर हम बात करें ग्रुप की तो आपको यहां दिख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स हैं। मैंने तो 9 ग्रुप्स बनाए, जबकि मैंने अभी क्या पढ़ाया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे। तो इसके पीछे का क्या कहानी है बहुत ध्यान सुनिएगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप ही थे और उनको रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे मैंने बोल दिया कि ये मान लो फर्स्ट ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप, ये हो जाएगा थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। ग्रुप्स को रोमन नंबर में दिखाया गया। फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और सबसे लास्ट में यहां पर कौन सा हो जाएगा? 8 ग्रुप। ग्रुप्स को रोमन नंबर में दिखाया गया। दूसरी बात, ग्रुप 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रुप को सब ग्रुप ए और बी में भी डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ग्रुप के 2 पार्ट हो जाएंगे, ग्रुप सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। इसी तरीके सेकेंड ग्रुप में भी 2 सब ग्रुप हो जाएंगे ए बी। ऐसे में यहां पर सभी के लिए सब ग्रुप लिख देता हूं। मैंने यहां पर सभी के लिए सब ग्रुप ए और बी लिख दिया, बट जरूरत से ज्यादा जल्दीबाजी में यहां पर ए और बी मत लिख देना। ग्रुप 8 को सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया था,
जब कई बार आप देखोगे कई बुक्स में 8 में भी ए और बी लिख देते हैं, जो कि गलत है। मेंडलीफ ने कभी भी ग्रुप 8 को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड नहीं किया। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब यहां पर मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 8 तक के सभी ग्रुप्स के सिंबल को रोमन में दिखाया, आप देख सकते हैं। उसमें से मैंने 1 से लेकर के 7 तक के सभी ग्रुप्स को ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये तो हो गया ग्रुप, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है। पीरियड की बात करें तो ऐसे यहां पर अगर मैं रोज बना देता तो 7 रो में बना सकता था, और उसको हम पीरियड बोलेंगे। तो पीरियड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे इंग्लिश नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 और सबसे लास्ट में 7। ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ऐसे पूरा लास्ट तक। ऐसे यहां पर सेकेंड पीरियड लास्ट तक, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। यहां पर मैंने पीरियड्स दिखा दिए। इसका कहानी अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने अभी 8 ग्रुप दिखाए हैं, ये 9 वाले का क्या कहानी है थोड़ी देर में आ जाएगा। अब यहाँ एलिमेंट्स रखते हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स थे। मैं सभी 63 एलिमेंट्स नहीं रखूंगा, मैं वो रखूंगा जिसकी हमको यहां पर जरूरत है। जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में रखूं एलिमेंट्स, तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के सामने, लिथियम सेकेंड पीरियड के सामने, सोडियम थर्ड पीरियड के सामने, पोटेशियम फोर्थ पीरियड के सामने, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फोर्थ पीरियड में यहां पर जो बी सब ग्रुप है उसमें रहेगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देख सकते हैं पैसा ही पैसा है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कितना यहां पर अच्छे अच्छे मेटल्स है, प्रीशियस मेटल्स। ऐसे में सेकेंड ग्रुप में अगर लिखूं तो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम रख दिया। यहां पर सेकेंड ग्रुप के बी पार्ट में फोर्थ ग्रुप में यहां पर आ जाएगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ये सब रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना, सिर्फ सुनना है, समझना है, और जब मैं बोलूंगा तो नोट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं आगे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का करंट फॉर्म पढ़ा दूंगा तो आप लोग किसी भी एलिमेंट को मेंडलीफ में रख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। अभी के लिए थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो, बट बाद में आप जब पूरा पीरियोडिक टेबल समझ लोगे, करंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपके लिए सब छोटे मोटे बच्चों वाला खेल हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सबको छोड़ करके सीधा 8th ग्रुप में आ जाता हूँ। 8th ग्रुप में यहाँ पर एलिमेंट हो गए फोर्थ पीरियड में फेकोनी। मैंने क्या बोला? फेकोनी। आयरन के नीचे रुथीनियम, रुथीनियम के नीचे ऑस्मियम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, रोडियम के नीचे इरिडियम, निकिल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम। ये हो गए यहां पर कुछ एलिमेंट, सभी तो मैंने लिखे भी नहीं, जरूरत भी नहीं। अब आ जाते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि सर ने बोला कि 8 ग्रुप है और बनाए यहां पर सर ने 9 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पढ़ाए 8 बनाए 9। क्या नाटक है। एक्चुअल में जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया, फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया तब नोबल गैसेस का कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ था, प्रॉपर डिस्कवरी नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ, नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ, और नोबल गैसेस के डिस्कवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रैमसे का। नोबल गैसेस के डिस्कवरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है रैमसे का। अब जब रैमसे ने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया, नोबल गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनएक्टिव गैसेस, जो रिएक्शन नहीं करें, जिनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत कम हो,
उनको हम बोल देंगे नोबल गैसेस। अब जब रैमसे ने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया तो उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि नोबल गैसेस को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रख देते हैं। अब पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पस क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको सेम ग्रुप में रखा जाए। पीरियोडिक टेबल का मेन टारगेट क्या है, मेन पर्पस क्या है? कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको सेम ग्रुप में रख दिया जाए। अब मैं थोड़ी देर के लिए रैम से हूं, मैं अपने नोबल गैसेस को लेकर के हर एक ग्रुप के पास जाता हूं। फर्स्ट में गया, प्रॉपर्टी नहीं मैच किया मेरा और फर्स्ट ए का, फर्स्ट ग्रुप का, ऐसे हर एक ग्रुप के साथ मैं मैच कराते जा रहा हूं नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज को। और मुझे क्या दिख रहा है कि नोबल गैस का प्रॉपर्टी मेंडलीव के किसी भी ग्रुप, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको रैमसे ने क्या किया, यहां पर एक नया ग्रुप क्रिएट किया और इसको नाम दे दिया जीरो ग्रुप। फिर से सुनिएगा, मेंडलीव ने यहां से लेके वहां तक 8 ग्रुप दे दिया, नोबल गैसेस का कैरेक्टराइजेशन हुआ, नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ। अब रैमसे भाई साहब लेकर के नोबल गैसेस को ढूंढ रहे हैं कि कौन से ग्रुप में रख दे। उन्होंने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी ग्रुप से नोबल गैसेस मैच नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते। तो उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नोबल गैसेस को किसी न किसी एक नए ग्रुप में रखना पड़ेगा, एक नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया जिसको नाम दिया ग्रुप जीरो। इसीलिए आज भी नोबल गैसेस ग्रुप को ग्रुप जीरो बोलते हैं। और इस ग्रुप जीरो में उन्होंने नोबल गैसेस को जगह दी। इस ग्रुप जीरो में इन्होंने नोबल गैसेस को जगह दी। ऐसा करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आंसर है रैमसे। तो आप समझ गए होंगे यहां पर 9 ग्रुप कैसे हैं। मेंडलीव में 8 थे, बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हो गया तो उसको एक नए ग्रुप में रखा गया जिसको नाम दे दिया गया ग्रुप जीरो। किसने रखा? रैमसे ने। ये मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये रैमसे का कंट्रीब्यूशन है। अब मैं क्या करूं, दो अलग अलग बताऊं। मैं बोलूं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मैं पढ़ाऊं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और फिर बोलूं कि ये 1 से लेके 8 तक। उसके बाद मैं फिर से आपको पढ़ाऊं, मेंडलीव पीरियड, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, फिर यहां से लेके वहां तक पढ़ाऊं। आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे ही समझ में आता है कि अच्छा मेंडलीव में यहां से वहां तक है, और जब रैमसे ने नोबल गैसेस को रखा तो फिर यहां से लेके वहां तक है। फिर भी कोई पूछता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, तो आपका आंसर जाएगा 8 ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख भी देता हूं कि अगर आपसे कोई बोलता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपसे कोई बोलता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो यहां तक और इस तरफ सिर्फ यहां तक, इतना ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ये है रैमसे का पार्ट। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा जो मेरिट था, सबसे बड़ा जो इसका प्रॉपर्टी था, वो यही था कि उन्होंने ग्रुप और पीरियड में रखा, 8 ग्रुप 7 पीरियड्स। बट और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवरी से पहले ही उनके बारे में प्रिडिक्शन किया। जैसे होता है ना कि पंडित जी के पास जो भविष्य बता देते हैं कि आज से 20 साल बाद बच्चा तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, फ्यूचर बताना। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए उनका प्रिडिक्शन किया कि फ्यूचर में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे। इस तरीके के कैरेक्टराइजेशन बिफोर डिस्कवरी
करने में मेंडलीव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा यहाँ पे उनका मेरिट है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब जब वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए जो कि एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। भाई क्या करना था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए, कुछ ऐसे पेयर्स भी आए जहां पर मास डिक्रीज हो रहा था। तो मेंडलीव ने सोचा कि हो सकता है जिसने एटॉमिक मास का कैलकुलेशन किया, मेजरमेंट किया, उसने गलती किया होगा, मेरा गलती नहीं है। ऐसे समझ लो, मान लो कि मुझे 2 ग्राम के बाद 3 ग्राम रखना था, बढ़ते हुए ऑर्डर में रखना था, मुझे पता चला 2 ग्राम के बाद 1.7 ग्राम है, कम हो रहा था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये कम हो रहा है, मैंने सोचा ये गलत होगा, मैं तो ठीक कर रहा हूं। तो कुछ ऐसे भी आपको एटम्स का पेयर मिलेंगे जहां पर एटॉमिक मास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या है कि चूंकि ये पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड है तो आइसोटोप्स को रखना डिफिकल्ट है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, HDT। मान लो मैंने बोला H यहां पर है, तो D को कहां रखें? D का मास H से ज्यादा होगा, T का मास D से ज्यादा होगा। तो चूंकि एटॉमिक मास पर ये बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, इसलिए आइसोटोप्स के बारे में कुछ बोलना, आइसोटोप्स को इस पीरियोडिक टेबल पर रखना एक डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्टी है यहां पर। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या हो गया कि ये मास पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर बेस्ड है, इसलिए आइसोटोप्स को इस पीरियोडिक टेबल में रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको 2 डिमेरिट्स बताए। एक डिमेरिट क्या बताया कि भाई ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है, इसलिए मास को रखना या आइसोटोप्स को रखना इस पीरियोडिक टेबल में डिफिकल्ट होगा। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं कि आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक डिमेरिट हुआ इसका। दूसरा यहां पर मैंने डिमेरिट क्या बोला कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, बट कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। और तीसरा डिमेरिट देखिएगा ध्यान से, पीरियोडिक टेबल का मेन पर्पज क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको सेम ग्रुप में रखो। जैसे यहां पर फर्स्ट ग्रुप में मैंने इन सबको रख दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम को पानी में डाल दो जलने लगेगा, मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और वहीं दूसरी तरफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, दे आर लेस रिएक्टिव, और समटाइम्स वी कैन से दे आर नॉन रिएक्टिव। तो एक तरफ है हाईली रिएक्टिव मेटल्स और एक तरफ है लेस रिएक्टिव मेटल्स, और हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को एक ही ग्रुप में रख दिया। ये तो पीरियोडिक टेबल का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखो, उसका ही उल्लंघन हो गया यहां पर। तो उसी को नहीं मतलब फॉलो किया जा रहा है। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टू नॉन रिएक्टिव मेटल्स, अपोजिट बिहेवियर के मेटल्स को एक ग्रुप में रखना ऑब्वियस है डिमेरिट होगा। और दूसरी तरफ ऐसा भी किया गया कि जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर था उनको अलग अलग रख दिया। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नोबल मेटल्स है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स है। प्लेटिनम, पैलेडियम, ये भी नॉन रिएक्टिव मेटल्स है। आप देख सकते 2 नॉन रिएक्टिव मेटल्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जो कि पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखो। जब भी बात आती है ऑर्नामेंट्स की तो आप जनरली गोल्ड और प्लेटिनम की बात करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड, प्लेटिनम, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। गोल्ड और प्लेटिनम सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं, अलग अलग रख दिया, ऑब्वियस है डिमेरिट होगा। मेरिट भी था, ग्रुप पीरियड में कैरेक्टराइज किया। मेरिट ये भी था कि कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवरी से पहले प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो आप कंसेप्ट पूरा समझ चुके होंगे। अब आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको मेरिट और डीमेरिट लिखवाता हूं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। हाँ तो बच्चों,
मैंने अभी जैसा बोला कि मेरिट और डीमेरिट लिखते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है और अगर मैं मेरिट डीमेरिट लिखाने जाऊंगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगले लेक्चर में हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में नोट करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। और लास्ट में मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो पॉइंट समझाए, जो मैंने बोला कि क्या मेरिट है क्या डीमेरिट्स है, उसको ध्यान से 2 बार कम से कम आप सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।